तो इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड टिल कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो आपको बताया था कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। So today we'll study the conditions or techniques by which lyophobic colloids are coagulated and then lyophilic colloids are coagulated. So we'll study one by one. सबसे पहले प्रोसेस से लिखेंगे coagulation of lyophobic colloids. उसमें there are certain techniques. The first technique is electrophoresis. Electrophoresis. So, Yes. so can you show last lecture's notes? तो share किए हुए ना already. Okay, sir. It is first technique is electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम डिस्पर्स फेज की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उससे एक सब्सटेंस जाके किसी एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो if you will perform electrophoresis, then deposition of colloidal solution will take place at one of the electrode. Will takes place at one of the electrode. Why one of the electrode? Because मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स में या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हैव ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस या तो वो कैथोड पे मूव करेगा या एनोड पे मूव करेगा। सो बाय इलेक्ट्रोलिसिस colloids will deposition of colloid will takes place at one of the electrode. तो इससे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट फॉर्म में अचीव हो जाएगा। सेकेंड टेक्निक जो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं दैट इज योर मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट। सो नेक्स्ट टेक्निक लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ टू oppositely charged salts। तो अगर दो ऑपोजिट चार्ज सॉल्ट्स को मिक्स कर देते हैं इससे भी कोगुलेशन होता है। एंड इस टाइप के कोगुलेशन के लिए एक स्पेशल टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। दिस इज आल्सो नोन एज म्यूचुअल कोगुलेशन। दो ऑपोजिटली चार्ज सब्सटेंसेस अगर ऐड करते हैं दिस अंडरगोस कोगुलेशन एंड दिस इज रिफर्ड एज म्यूचुअल कोगुलेशन। तो अगर जैसे इसका टिपिकल एग्जांपल लिखूं तो यू मे टेक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इसमें आप आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनस सल्फाइड अगर ऐड कर दें AS2S3 तो जो हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है और जो आर्सेनस सल्फाइड है वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इट अंडरगोस कोगुलेशन। दिस इज आल्सो अ टेक्निक जिससे हम कोगुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो दो ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस को अगर ऐड करते हैं तो इट अंडरगोस कोगुलेशन। ठीक है। Then the third technique is boiling. Third technique is boiling. तो अगर आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कॉन्टिन्यूसली बॉईल करते रहोगे तो उससे क्या होगा कि जो एडसॉर्ब लेयर है उसमें कॉन्टिन्यूसली कोलिजन्स होते रहेंगे डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो उसकी वजह से ये कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो बॉइलिंग में क्या होगा इट increases collision of dispersion medium on adsorbed layer। तो उससे उसका चार्ज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फाइनली कोगुलेशन वर्कआउट कर जाएगा। तो सिर्फ टेक्निक मालूम होनी चाहिए।
Next and fourth technique is persistent dialysis. Persistent डायलिसिस, तो अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की मल्टीपल टाइम्स डायलिसिस कराते चले जाओ तो एक सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे वो कोगुलेट कर जाएगा. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट्स का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का परसेंटेज एक सर्टेन लेवल से डिक्रीज कर गया तो कोलाइड्स का जो अपना चार्ज था वो लॉस होने लगेगा, ये कोगुलेट कर जाएगा. ठीक है, तो परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होगा? it decreases concentration of electrolyte. It decreases concentration of electrolyte. It decreases concentration of electrolyte. Which makes colloids unstable. Which makes colloid unstable, और इस वजह से फाइनली कोगुलेशन हो जाएगा. तो persistent dialysis is also a method जिससे हम कोगुलेशन करा सकते हैं. ठीक है, this is by addition of electrolyte. By addition of electrolyte. By addition of electrolyte. तो अगर आप excess of electrolyte ऐड करते हैं तो इससे भी कोगुलेशन होता है. So write down, when excess of electrolyte is added, when excess of electrolytes is added, when excess of electrolyte is added, when excess of electrolyte is added, the colloidal particles are precipitated. The colloidal particles are precipitated. तो अगर हमें लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कराना होता है तो टेक्निकली 5 मेथड हो गए. इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, इसी को म्यूचुअल कोगुलेशन बोल सकते हैं. बॉइलिंग, persistent dialysis, and by addition of electrolyte. So these are total 5 methods: electrophoresis, mixing of oppositely charged salt, boiling, persistent dialysis, and by addition of suitable electrolytes. इनमें से कोई ना कोई तरीका काम कर जाता है जिससे कि एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? अब देखो, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का कॉन्सेप्ट बताया, उसी के कोगुलेशन का एक स्टैंडर्ड रूल है. दिस इज कॉल्ड हार्डी-सुल्जे रूल. तो आपको नेक्स्ट टर्म लिखना है हार्डी-सुल्जे रूल. नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हार्डी-सुल्जे रूल. ठीक है, तो अभी मैंने जो लास्ट रूल बताया कोगुलेशन के लिए, उसमें जो आयन कोगुलेशन करने में हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन. पहला टर्म लिखना है, द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन. तो वो आयन जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्ट को न्यूट्रलाइज करता है उसको बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन. और फिर इसके दो स्टैंडर्ड रूल है. रूल नंबर 1, अ नेगेटिव आयन कॉजेस precipitation of positively charged salt and vice versa. मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके कोगुलेशन के लिए नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होगा, और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसके कोगुलेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा. मतलब ऑपोजिट चार्ज जब मिलेगा तब कोगुलेशन होता है. तो कोगुलेशन के लिए जो आयन रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन, और कोगुलेशन कराने के लिए हमेशा ऑपोजिटली चार्ज आयन रिक्वायर्ड होता है. तो अगर नेगेटिव आयन होगा तो पॉजिटिव आयन का कोगुलेशन कराएगा, और अगर पॉजिटिव आयन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज का कोगुलेशन कराएगा.
ठीक है। अब यहीं पे अगर हम हार्डी-सोल्जर रूल अप्लाई करें तो द रूल सेज कि जिस आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी उसकी फ्लॉकुलेटिंग उसकी कोगुलेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है। तो अगले स्टेटमेंट में देखेंगे, इट हैज बीन जनरली ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रेटर द वैलेंसी, अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन इज नथिंग बट कोगुलेटिंग आयन added, the greater is power to cause precipitation. This is known as Hardy-Sulzer rule. तो बेसिकली दो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। पहला रूल मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव चार्ज का कोगुलेशन कराना है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कराना है तो पॉजिटिवली चार्ज आया चाहिए, और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कराना है तो नेगेटिव चार्ज चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस आयन से आप कोगुलेशन करा रहे हैं उसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसके कोगुलेट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। इसको हम लोग बोलते हैं हार्डी-सुल्ज़र रूल। तो पहले आप ये रूल नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ ये चीज समझाता हूँ। तो आप देखो हार्डी-सुल्ज़र रूल के अगर एग्जांपल से चले, सो यू नोटिस हमें अगर कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव आयन कराना है, सो कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, तो फ्लॉकुलेट किससे होगा? पॉजिटिव चार्ज से। अब पॉजिटिव चार्ज की पावर देखो, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है Al3+ आयन, Ba2+ एंड Na+। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? Al3+ के पास। सबसे कम चार्ज किसके पास है? Na+ के चार्ज। तो फ्लॉकुलेटिंग पावर जो है वो Al3+ की सबसे ज्यादा होगी और Na+ की सबसे कम होगी, राइट। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर कोगुलेशन कराना है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हमें कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व कराना है तो अब ये किससे होगा? नेगेटिव आयन से। तो देखो FeCN6 4- है, फॉस्फेट आयन 3- है, सल्फेट आयन 2- है, क्लोराइड आयन 1- है। तो 4- की कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा, फिर 3- की कोगुलेशन पावर, फिर 2- की कोगुलेशन पावर, फिर 1- की कोगुलेशन पावर। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लॉकुलेटिंग आयन पे उसकी कोगुलेट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। तो दो रूल बताए। पहला रूल, नेगेटिव चार्ज का कोगुलेशन पॉजिटिव चार्ज से होगा, पॉजिटिव चार्ज का कोगुलेशन नेगेटिव चार्ज से होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव आयन कोगुलेटिंग आयन चाहिए। एक रूल। जब ये फिक्स हो गया कि किससे कोगुलेशन होगा तो नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं कि जिस आयन पे चार्ज ज्यादा होगा उसके कोगुलेट करने की पावर ज्यादा होगी। तो मैंने एग्जांपल से बताया कि अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है तो उसका कोगुलेशन किससे होगा? Al3+, Ba2+ और Na+ से। Al3+ पे सबसे ज्यादा चार्ज है तो उसके कोगुलेट करने की पावर सबसे ज्यादा है। सिमिलरली अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का कोगुलेशन कराना है तो FeCN6 4- फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन ले रहे हैं, तो उसमें FeCN6 4- पे सबसे ज्यादा चार्ज है तो उसके कोगुलेट करने की पावर हाईएस्ट है। सो जितना ज्यादा चार्ज कोगुलेट करने की पावर उतनी ज्यादा, ठीक। अब देखो इसके बाद फिर एक और टर्म अप्लाई करना है जिसको प्लीज रीड। कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर जो है वो कोगुलेट करने की जो कोगुलेटिंग पावर के जो है अपोजिट वैल्यू होती है वो होती है आपकी कोगुलेटिंग वैल्यू। अब देखो फिर से इसकी पहले तो डेफिनेशन समझनी है। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर। पहले ढंग से टर्म समझना है। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimoles per liter. The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of solid in 2 hours is called coagulating value. और coagulating value coagulation power का भी opposite है. Means smaller the quantity needed, higher is the coagulating power of the ion. तो जिसकी coagulating power ज्यादा होगी उसकी coagulating value कम हो जाएगी. So smaller the quantity needed, higher will be the coagulation power of an ion. तो देखो बेसिकली मैंने आपको तीन बातें बताई और तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट, अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो उसका कोगुलेशन नेगेटिव आयन से होता है। दूसरी बात, अगर आपको पता चल गया कि इस आयन से कोगुलेशन होगा तो उसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। और कोगुलेटिंग वैल्यू का अगर कभी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होगी तो ये मिलीमोल्स पर लीटर में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि 2 घंटे में प्रेसिपिटेशन करवा देता है। अगर 2 घंटे में प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ तो हम उसे स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन मान लेते हैं, मतलब वो आगे प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो 2 आवर्स की लिमिट के अंदर अंदर अगर कोगुलेट कर जाता है या प्रेसिपिटेट कर जाता है तो हम मान लेते हैं कि वो उस कोलाइडल उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू है।
कोगुलेशन पावर जिसकी ज्यादा होती है उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आप उसे प्रॉपर्ली पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। अब जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो जल्दी स्टेबल होते हैं, तो इनका कोगुलेशन कराने के लिए हमें दोनों फैक्टर एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है और एक सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है। अगले पॉइंट पे लिखो, लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल, लायोफिलिक कोलाइड्स आर जनरली स्टेबल, राइट डाउन, लायोफिलिक कोलाइड्स आर जनरली स्टेबल, लायोफिलिक कोलाइड्स आर generally stable, hence for their coagulation lyophilic colloids are generally stable, hence for their coagulation hence for their coagulation hence for their coagulation hence for their coagulation along with addition of suitable electrolyte we need a suitable solvent, hence for their coagulation along with adding an electrolyte suitable solvents are also needed. Along with adding an electrolyte, suitable solvent are also added up. तो मतलब अगर आपको लायोफिलिक कोलाइड्स का कोगुलेशन कराना है तो दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। एक तो आपको सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है और साथ में एक सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करना है। दोनों चीजें जब एक साथ ऐड करते हैं तब कोगुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो हमारे पास कोई हाइड्रोफिलिक सॉल्व है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं और साथ में अल्कोहल या एसीटोन भी ऐड करते हैं। तो अगर जैसे एग्जांपल लिखना हो यहाँ पे, राइट ऑन, फॉर कोगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्व्स we add alcohol or ether, we add alcohol और एसीटोन, कोई भी लाइक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस डालना है तो अल्कोहल और एसीटोन along with electrolytes, along with electrolytes। अगर आपको किसी भी हाइड्रोफिलिक सॉल्व का कोगुलेशन कराना हो तो उसको कोगुलेट कराने के लिए हम अल्कोहल या एसीटोन में से कोई एक सॉल्वेंट डालते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया और साथ में सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कोगुलेशन हो जाता है। तो लायोफिलिक कोलाइड्स के कोगुलेशन के दोनों काम करने पड़ते हैं एक साथ, क्योंकि जल्दी स्टेबल कोलाइड्स होते हैं तो उनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए आपको सॉल्वेंट भी सुइटेबल यूज करना पड़ता है और इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। नेक्स्ट हम लिखिए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था कि जो लायोफिलिक सॉल्व्स होते हैं वो लायोफोबिक सॉल्व्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होते हैं और उसका रीजन होता है कि जो लायोफिलिक सॉल्व्स हैं वो एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबलाइज कराना होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स को यूज करते हैं। तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स लायोफोबिक कोलाइड्स की स्टेबलाइज कराने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, और ऐसा वो कैसे करते हैं, जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वो लायोफोबिक कोलाइड की सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे उसका फर्दर इलेक्ट्रोलाइट से कांटेक्ट नहीं होता है
और कोगुलेशन बच जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से लिखो, राइट डाउन। Sir, can you repeat, please? आपको नोट डाउन करना है, मैंने जो चीज बोली वही डिक्टेट कर रहा हूँ। सो राइट डाउन, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट्स। Lyophilic salts are more stable than lyophobic salts. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. Lyophilic salts are more stable than lyophobic salts. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. Lyophilic colloids are extensively solvated. That is, colloidal particles are covered by a sheath of liquid in which they are dispersed. तो लायोफिलिक कोलाइड्स की स्टेबिलिटी लायोफोबिक कोलाइड से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स जो है वो एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं, या इसी को अगर सिंपल टर्म में समझाया जाए तो जिस लिक्विड में उसको डिसॉल्व किया हुआ है उस लिक्विड की एक लेयर इसको कवर करती है। So colloidal particles are covered by a sheath of liquid in which they are dispersed. इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब जो लायोफिलिक कोलाइड्स है वो लायोफोबिक कोलाइड्स की स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखो, लायोफिलिक कोलाइड्स आर हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइड्स। Lyophilic colloids have unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic salt is added to a lyophobic salt, when a lyophilic salt is added to the lyophobic salt, the lyophilic particles forms a layer. The lyophilic particles forms a layer around lyophobic particles and thus protects the latter from electrolyte. So lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloid. तो किसी लायोफोबिक कोलाइड की को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लायोफिलिक कोलाइड यूज किया जाता है उसको टेक्निकल टर्म में प्रोटेक्टिव कोलाइड बोलते हैं। और ये प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? लायोफिलिक जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है वो लायोफोबिक कोलाइड की सराउंडिंग में एक पूरी लेयर बना लेता है जिससे उसको फर्दर इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स इट या उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म यू राइट डाउन इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है कि एक मेजरिंग यूनिट है जिससे हम किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को मेजर करते हैं। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि ऑप्शन ज्यादातर क्वेश्चंस में लिखा जाता है, गोल्ड नंबर का गोल्ड की प्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज नॉट नोवेयर रिलेटेड टू द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। सो राइट डाउन इट इज a measuring unit. It is a measuring unit of protective power of protective colloids. It is the measuring unit of protective power of protective colloids. मतलब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की जो भी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मैंने अभी आपको बताया लायोफिलिक कोलाइड्स, उनकी अगर प्रोटेक्टिव पावर मेजर करनी होती है तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर मेजरिंग यूनिट है किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को मेजर करने के लिए। अब कैसे मेजर करते हैं उसकी डेफिनेशन लिख लो। सो राइट डाउन इट इज डिफाइंड एज the number of milligrams of
It is defined as the number of milligrams of protective colloid, या उसी को लायोफिलिक कोलाइड भी लिख सकते हैं. So it is defined as number of milligrams of protective colloid, या उसी को लायोफिलिक कोलाइड्स भी लिख सकते हैं. So it is defined as number of milligrams of protective colloid that will just prevent the precipitation of that will just prevent the precipitation of 10 ml of gold sol on the addition of 1 ml 10% sodium chloride solution. So it is defined as the number of milligrams of protective colloid that will just prevent the precipitation of 10 ml of gold salt on addition of 1 ml 10% NaCl solution. Required होता है. This is called gold number. गोल्ड नंबर जो है वो प्रोटेक्टिव पावर मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं. जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम होगी. तो अगले स्टेप में ये चीज लिख लीजिए. हायर द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर. हायर द गोल्ड नंबर, lesser will be the protective power. Higher the gold number, lesser will be the protective power. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मेजर क्वेश्चन इसी बात से पूछे जाते हैं. तो जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम होगी. तो इसमें आप दो एग्जांपल याद कर लो कम से कम. एक सब्सटेंस होता है जिलेटिन. सर हाँ. जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.005 से लेके 0.01 के बीच में. तो ये सबसे अच्छा कोलाइड है. ये आपका गुड प्रोटेक्टिव कोलाइड है या हायर प्रोटेक्टिव पावर है इसकी. हायर प्रोटेक्टिव पावर है. और अगर इसी का दूसरा सब्सटेंस देखें स्टार्च. स्टार्च का गोल्ड नंबर जनरली 25 से 50 के बीच में होता है. तो उसकी लेसर प्रोटेक्टिव पावर है. तो जिलेटिन इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड जिसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे अच्छी है और स्टार्च इज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड जिसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम है. ठीक है. तो जितनी ज्यादा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिव पावर उतनी ज्यादा. गोल्ड नंबर जितना कम प्रोटेक्टिव पावर उतनी ज्यादा. 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 1 ml 10% NaCl ऐड करने के बाद भी कोगुलेशन ना हो इसके लिए जितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड यूज करते हैं उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे इमल्शन. सो राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म इमल्शन. इमल्शन आपको शुरुआत में बताया था ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है. कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. तो अगर एक लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन. दो तरीके के इमल्शंस होते हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल. तो टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस आर देयर. पहली वाली कैटेगरी होती है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर. ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये इसी को इसमें ऑयल इन वाटर कोलाइडल दिखते हैं. तो
अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। उसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। Examples of this colloidal solution is milk and vanishing cream. और दूसरे टाइप का जो कोलाइड होता है दैट इज वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। और इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर एग्जांपल लिखेंगे हम लोग तो उसके एग्जांपल होते हैं बटर एंड क्रीम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए देयर आर सम सब्सटेंसेस यूज्ड टू स्टेबलाइज emulsions। There are some substances used to stabilize emulsions known as emulsifying agents. So substances used to stabilize emulsions are known as emulsifying agents. Substances used to stabilize emulsions are known as emulsifying agents. अब दोनों टाइप के emulsions के लिए अलग अलग टाइप के emulsifying agents हैं। तो अगर आपने सबसे पहली कैटेगरी लिखी ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर टाइप में हम लोग प्रोटीन, गम्स, सिंथेटिक सोप यूज करते हैं। So here emulsifying agents are proteins, gums, natural and synthetic soaps. अब दूसरे टाइप का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दैट इज वाटर एंड ऑयल। इसके लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो जनरली हैवी मेटल सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स होते हैं। तो इस कैटेगरी में इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं emulsifying agents are heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols and lamp black. Long chain alcohols and lamp black. These are the examples जो आपको सीधे सीधे लर्न कर लेने, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स या डेफिनेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन ही आते हैं। सो लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और लैम्प ब्लैक। ठीक है, So what's lamp black? तो इस कैटेगरी में देखो अब दो तीन कोलाइड्स के टिपिकल एप्लीकेशन से जो पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला केस लिखेंगे सेप्टिक एक्शन ऑफ एलएम और फेरिक क्लोराइड। कुछ टिपिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला केस लिखेंगे सेप्टिक एक्शन ऑफ एलएम एंड फेरिक क्लोराइड।
एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड। तो जैसे अगर कभी भी हमारी बॉडी में कट लग जाए तो ब्लड आना बाहर स्टार्ट हो जाता है। तो उस ब्लड को अगर इमीडिएटली कोगुलेट कराना हो या प्रेसिपिटेट बनाना हो या क्लॉट बनवाना हो तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली एलम यूज करते हैं या फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो ब्लड होता है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन है। तो उसके कोगुलेशन के लिए सर स्टिपिक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। तो अगर हमें ब्लड क्लॉटिंग करानी है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग या फॉर ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट, इसका कोगुलेशन कराना पड़ेगा। सो फॉर ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट इज ड्यू टू कोगुलेशन। और इस काम के लिए Al3+ और Fe3+ है मोस्ट सुटेबल है, बिकॉज उनका चार्ज बहुत ज्यादा है। सर व्हाट इज स्टिपिक एंड Fe3+ हैव हाई चार्ज। तो अगर आप हार्डी-सुलज़र रूल अप्लाई कर दो तो आपको बात समझ आ जाएगी। ब्लड हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है और हम चाहते हैं कि उसका कोगुलेशन हो जाए क्विकली। तो अगर उसका कोगुलेशन क्विकली कराना चाहते हो तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज आयन चाहिए। और पॉजिटिवली चार्ज आयन वो लो जिनका चार्ज सबसे ज्यादा हो, तो उनके कोगुलेट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी। तो उसके लिए हम लोग या तो एलएम यूज करते हैं, इसमें Al3+ आयन होता है, या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करते हैं, इसमें Fe3+ आयन होता है। ठीक है, दिस इज वन एक्शन। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो उसमें क्या होता है कि जनरली आप अगर नोटिस करोगे तो डेल्टा फॉर्मेशन वहां पे होता है जहां रिवर वाटर सी वाटर से कनेक्ट होता है, क्योंकि जो रिवर वाटर है उसमें जो क्ले होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रही होती है, और सी वाटर से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, तो आसानी से कोगुलेशन हो जाता है और बहुत सारी सैंड एक ही जगह पे सेटल हो जाती है, जिससे डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। ज्योग्राफी में इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो जितना भी डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो नियर बाय उस जगह पे होता है जहाँ पे रिवर वाटर सी वाटर से कनेक्ट होता है, या फिर रिवर वाटर में बहुत सारा पॉल्यूशन हो तो उसकी वजह से भी, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कई कई जगह आपने देखा होगा बीच रिवर में भी या रिवर्स के कई ऐसी लोकेशन पे भी डेल्टा फॉर्म हो जाता है जहाँ नॉर्मली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने बड़े डेल्टा फॉर्मेशन होते हैं वो सब रिवर और ओशन के कनेक्शन पॉइंट पे होते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिवर वाटर है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। और सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहे हैं, so sea water contains electrolyte। अब एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों अगर एक साथ ऐड होंगे तो क्या होगा? कोगुलेशन हो जाएगा। तो अगर दोनों का एडिशन होगा तो कोगुलेशन हो जाएगा। Hence, when river water meets with sea water, when river water meets the sea water, coagulation takes place। Coagulation takes place और इसी से डेल्टा फॉर्म हो जाएगा, resulting in the formation of delta, resulting in formation of delta। अब इसी को चाहो तो ज्योग्राफी में यही चीज सेडिमेंटेशन लिखने लगते हैं। ये भी एक्चुअली में कोगुलेशन का एप्लीकेशन है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, तीसरा टर्म अगर इसी का ऐड करना है
So next up is electrical precipitation of smoke, या इसको electrical precipitator भी बोलते हैं. So next हम लिखिए electrical precipitation of smoke. Electrical precipitation of smoke. Electrical precipitation of smoke. तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है. तो जो स्मोक होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉर्मली कार्बन, आर्सेनिक सल्फाइड, डस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं. तो उनको चिमनी से बाहर निकलने से पहले एक ऐसे चैम्बर में पास कर देते हैं जिसमें ऑपोजिटली चार्ज सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो जो स्मोक पार्टिकल को वहां पे प्रेसिपिटेट करा देगा, मतलब बेसिकली कोगुलेट करा देगा. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फ्लोर पे सेटल डाउन हो जाएंगे और केवल फ्रेश एयर जो है बाहर निकलेगी या बहुत कम पॉल्यूटिंग एयर बाहर निकलेगी. तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक में क्या है कि हमारा जो स्मोक है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है. ठीक है. और हम इसको क्या करते हैं, एक ऐसे चैम्बर से पास करते हैं जिसमें ऐसी प्लेट्स कैरी कर रही होती है जो अपोजिटली चार्ज होती हैं. So passed through a chamber containing opposite charge plates. Chamber containing opposite या oppositely charged plates. Containing opposite charge plates. तो इससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक. प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स. ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है. प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स हो जाता है. ठीक है. इसके बाद आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बताया हुआ था, वो कोलाइड्स का एप्लीकेशन है. मिसल फॉर्मेशन. अगला केस लिख लीजिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट किस पे डिपेंड होता है, मिसल फॉर्मेशन पे. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे टिपिकल एप्लीकेशन हैं. इसके बाद अगर कुछ और एप्लीकेशन लिखना है तो मेडिसिन इंडस्ट्री में भी कोलाइड्स का यूज होता है. बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हैं जो जैसे मिल्क है, बटर है, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जैम्स, जेलीज, ये सब कोलाइडल फॉर्म्स होते हैं. फॉग, मिस्ट, रेन, ये सब कोलाइड्स का फॉर्म है. इसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई भी जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, वो भी कोलाइड्स का एप्लीकेशन है. लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग करते हैं, वो भी कोलाइड्स का एप्लीकेशन है. फोटोग्राफिक प्लेट पे भी कोलाइड्स का यूज करते हैं. रबर इंडस्ट्री या बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, इंक है, रबर है, ये सब कोलाइडल फॉर्म्स हैं. वैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिए. बाकी अगर आपको रेफर करना है तो रेफर टू योर बुक. तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट हैं जहाँ पे हम लोग कोलाइड्स को यूज करते हैं. ठीक है. सो फॉर्मली दिस कंप्लीट्स योर यूनिट. तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के क्वेश्चन है. अगर आपने नहीं करे तो अभी क्वेश्चन साथ साथ करते चलो, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्लास में
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है. गिवन the coagulation value in millimoles per liter of the electrolytes used for the coagulation of AS2S3 are given below. The correct order of their coagulating power. तो आपको बताया था जिसकी coagulating value ज्यादा होती है उसकी और पावर कम हो जाती है. ठीक है. coagulating value सबसे कम किसकी है अपने पास? MgSO4. तो उसकी coagulating power जो है वो सबसे ज्यादा होगी. तो आंसर विल बी 4. ठीक है. So please explain it again. नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम लोग. आपको बताया था हायर कोगुलेशन पावर या हायर कोगुलेटिंग वैल्यू implies lesser coagulation power. तो इसका आंसर बन जाएगा MgSO4 सबसे ज्यादा, फिर BaCl2, फिर NaCl. आंसर इसका हो जाएगा 4. ठीक है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इट्स गिवन फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ BaCl2 इज मच लेसर देन KCl फॉर अ सॉल A. तो अगर सॉल A में जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है वो BaCl2 भी कम दे रखी है, इसका मतलब Ba2 प्लस से कोगुलेशन हो रहा है क्योंकि Cl माइनस तो दोनों में कॉमन है. तो फ्लोकुलेशन वैल्यू है वो BaCl2 की NaCl से KCl से कम है. इस दोनों में Cl आयन साइन तो कॉमन है, तो उसका मतलब कोगुलेशन किससे हो रहा है? Ba2 प्लस आयन से. तो उसका मतलब यहाँ पे कोगुलेटिंग आयन हुआ Ba2 प्लस और यहाँ पे हुआ K प्लस. इसलिए कोगुलेशन पावर Ba2 प्लस की ज्यादा होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी. इसका मतलब सॉल्ट A जो है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ. समझ आया? क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पॉजिटिव चार्ज का कोगुलेशन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का कोगुलेशन पॉजिटिव चार्ज से होता है. तो Ba2 प्लस की वजह से कोगुलेशन हो रहा है, इसलिए कोगुलेशन वैल्यू BaCl2 भी कम है. अदरवाइज दोनों Cl माइनस थे सेम आनी चाहिए थी. अब यही चीज सॉल्व बी के केस में चेक कर लो. सॉल्व बी के केस में लिखा रखा है द फ्लोकुलेशन वैल्यू for Na2SO4 is much lesser than NaBr. तो देखो इसमें दोनों में Na प्लस कॉमन है, तो उसका मतलब उससे कोगुलेशन नहीं हो रहा है. SO4 2 माइनस पे 2 माइनस चार्ज है, Br माइनस पे 1 माइनस चार्ज है. तो फ्लोकुलेशन वैल्यू सल्फेट आयन की कम है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन. समझ आया? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा और इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा. आंसर विल बी 4th वन. आंसर देख लो एक बार. क्वेश्चन नंबर 20 भी देखेंगे. इसमें गिवन as per Hardy-Suzhou formulation the flocculation value of the following for ferric hydroxide salt are given. तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ऐसा होता है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन. फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो होता है तो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट. आपको लिस्ट दिखाई दी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन की. फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट होते हैं, ऑक्साइड्स के जो एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं. फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट इज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन. तो इसका मतलब इसका कोगुलेशन किससे होगा? कोगुलेशन बाय नेगेटिवली चार्ज आयन. ठीक है. तो इसके लिए अगर हम कोगुलेशन पावर चेक करेंगे, कोगुलेशन पावर चेक करोगे तो FeCl6 3 माइनस के लिए सबसे ज्यादा होगी. उसके बाद CrO4 2 माइनस के लिए होगी, फिर Br माइनस, NO3 माइनस और Cl माइनस तीनों इक्वल होंगे क्योंकि सब पे एक एक चार्ज है. तो अगर इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू चेक करोगे तो एकदम ऑपोजिट आंसर आ जाएगा.
तो अगर कोगुलेटिंग वैल्यू चेक करोगे या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू चेक करोगे, इट्स द सेम थिंग. सो कोगुलेटिंग वैल्यू अगर चेक करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा K3FeCN6. इससे ज़्यादा होगा K2CrO4, उससे ज़्यादा होगा KBr, और बाकी KNO3 और AlCl3 बराबर होंगे. उसका आंसर आएगा 4. एक बार केयरफुली चेक कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए. इट्स गिवन ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl to 10 ml of red gold salt in presence of 0.025 gram of starch, the coagulation is just prevented. गोल्ड नंबर. आपको लॉजिक बताया था कि अगर हमने 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया और इसमें 1 ml 10% NaCl ऐड किया और फिर इसमें जो प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड किया, उसका अमाउंट मिलीग्राम में जो कोगुलेशन को जस्ट रोक दे. यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करा, उसका अमाउंट मिलीग्राम में, एंड नो कोगुलेशन अगर रिजल्ट है तो जो मिलीग्राम में अमाउंट होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड का वही गोल्ड नंबर होता है. तो यहाँ पे देखो उसने बोला हुआ कितना स्टार्च ऐड किया है, 0.025 ग्राम, which is same as 25 मिलीग्राम. अपना गोल्ड नंबर कितना हो गया, 25. बहुत सीधा न्यूमेरिकल आता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में. बस आपने तो एक बार सही से सीख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. तो उसका गोल्ड नंबर कितना हो गया, 25. डन. इनको ये क्लियर है. तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 करके देख लो. देखो क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो नेगेटिव आयन से कोगुलेशन होगा. पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो कोगुलेशन बाय नेगेटिव आयन होगा. और उसने बोला है मोस्ट इफिशिएंटली कोगुलेटेड, तो सबसे इफिशिएंट कोगुलेशन किसका होगा, जिस पे ज्यादा चार्ज होगा. तो मोर चार्ज मींस मोर इफिशिएंट. तो इसका आंसर आ जाएगा FeCl6 4 माइनस. इसको 4 माइनस चार्ज है, कार्बोनेट पे 2 माइनस है, फॉस्फेट पे 3 माइनस है, Al3 प्लस तो कोगुलेट ही नहीं करेगा. पॉजिटिवली चार्ज आयन के लिए कोगुलेट कराने के लिए आपको नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखो. In question number 81, it's given which of the following colloidal system is not precipitated on adding NaCl. तो जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से प्रेसिपिटेट नहीं होता है, उसका सॉल्वेंट भी चेंज करना पड़ता है. तो उसका आंसर हो जाएगा जिलेटिन. ये अगर आपको याद हो तो मैंने अभी जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम बताया था कि प्रोटेक्टिव कोलाइड है. तो जिलेटिन जो है वो लायोफिलिक कोलाइड है. तो इसके कोगुलेशन के लिए केवल इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट के साथ आपको सुइटेबल सॉल्वेंट भी चाहिए होता है. समझ गए. तो जिलेटिन का कोगुलेशन बिना सुइटेबल सॉल्वेंट नहीं होगा. ठीक है, आ गया समझ.